Hello बच्चों, welcome back to the online platform of MGCI in Fighter 2.0 series, the series for the perfect score in biology। बच्चों इस सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था विथ ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हम पहुंचे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन पर, और इस चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं टिल यूरिन फॉर्मेशन। आइए आज हम इसके आगे वाला पोर्शन देखते हैं, दैट इज फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। चलिए लेट्स स्टार्ट। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, फर्स्ट हम यहां पर देख रहे हैं पीसीटी। किसका फंक्शन अपन देख रहे हैं? पीसीटी का, ठीक है। देखिए पीसीटी वाले पोर्शन को हम ड्रॉ करके देखते हैं एक बार। ये मैंने बना दिया पीसीटी। पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो ये जो मैंने सेल्स बना दिए ये किसके हैं? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के, ठीक। नॉर्मल एपिथेलियम हमारी कैसी होती है? इस प्रकार की। ये हमने बना दिया। चलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम हम ड्रॉ करके देखें। हाँ, ये मैंने बना दी यहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ब्रश बॉर्डर अगर बनाना है तो क्या करेंगे? शेप तो सेल्स का क्यूबॉइडल ही है, बस डिफरेंस क्या आएगा? यहां पर माइक्रोविलाइज डेवलप हो गई। क्या डेवलप हो गई? यहां माइक्रोविलाइज। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोविलाई। अब माइक्रोविलाई के प्रेजेंट होने की वजह से यहां सरफेस एरिया जो है वो बढ़ गया, ठीक है। जैसे इंटेस्टाइन में विलाइज और माइक्रोविलाइज होती है फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। द मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। सिमिलरली द मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द रीएब्जॉर्प्शन। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा यहां पर रीअब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर हो गया इतना? तो ये हमने बना लिया पीसीटी का स्ट्रक्चर। अब फंक्शन क्या है पीसीटी का? पीसीटी हेल्प्स इन मेंटेनिंग आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। किसमें हेल्प कर रहा है ये? मेंटेनिंग द आयनिक कंसंट्रेशन एंड एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस मतलब पीएच बैलेंस। किसमें हेल्प कर रहा है ये? पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखने में, ठीक है। अब एक तरफ हम देख लेंगे यहां पर कि ये आयनिक बैलेंस कैसे मेंटेन कर रहा है, और दूसरी तरफ हम देख लेंगे कि ये पीएच बैलेंस कैसे मेंटेन कर रहा है, ठीक है। आयनिक बैलेंस कैसे मेंटेन करेगा और पीएच बैलेंस कैसे मेंटेन करेगा। देखिए आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए इसे रीअब्जॉर्प्शन भी करना है और सिक्रीशन भी करना है, ठीक। तो रीअब्जॉर्प्शन मतलब जो एरो नेफ्रॉन से बाहर आ रहा है वो क्या शो करेगा? रीअब्जॉर्प्शन। और जो नेफ्रॉन के अंदर जाएगा वो क्या शो करेगा? सिक्रीशन। क्लियर है? ये हमने बना दिया। अब रीअब्जॉर्प्शन किस किस चीज का हो रहा है पीसीटी में? पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का। देखिए अब एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूं। पीसीटी इज द मेजर साइट फॉर रीअब्जॉर्प्शन। पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन के लिए मेजर साइट होती है। 70 to 80% of electrolyte, 70 to 80% of electrolyte is reabsorbed in PCT. PCT में 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब कौन कौन सी चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही है? ग्लूकोज पीसीटी में एंड अमीनो एसिड।
ग्लूकोज और अमीनो एसिड दोनों का रीअब्जॉर्प्शन कितना 100%, दोनों 100%, बिल्कुल बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती उसे बाहर निकालना। ठीक, फिर इसके बाद में आता है एक इंपॉर्टेंट सोडियम आयन। सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन लगभग 75% है। ठीक, फिर क्लोराइड आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, HCO3 नेगेटिव का होगा। ठीक है, और साथ में रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का। किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का। और सिक्रीशन किस चीज का हो रहा है, यहां सिक्रीशन बता देती हूं मैं आपको। सिक्रीशन हो रहा है यहां H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम एंड अमोनिया, इन चीजों का रीअब्जॉर्प्शन और इन चीजों का सिक्रीशन। क्लियर है। अब हम देखते हैं किन चीजों के रीअब्जॉर्प्शन से आयनिक बैलेंस और पीएच बैलेंस मेंटेन होगा, किन चीजों के सिक्रीशन से आयनिक और पीएच बैलेंस मेंटेन होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं अपन, आयनिक बैलेंस बाय द रीअब्जॉर्प्शन। आयन कौन से हैं इसमें, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ये दोनों क्या है, आयन्स हैं, सॉल्ट्स हैं। तो इन सॉल्ट्स का होगा रीअब्जॉर्प्शन। तो बाय द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये अपन ने क्या बता दिया, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, आयनिक बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 नेगेटिव, pH बैलेंस इज मेंटेन्ड। ठीक है, तो यहां रीअब्जॉर्प्शन किसका हुआ है, HCO3 नेगेटिव का, इसकी हेल्प से pH बैलेंस जो है वो मेंटेन हुआ है। ठीक, नेक्स्ट अब देखें इसमें कौन से आयन के सिक्रीशन से, आयन कौन सा है यहां पर, किसका सिक्रीशन होगा, यहां पोटेशियम का आयन है वो। ठीक है, तो बाय द सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन का क्या कर रहे हैं, सिक्रीशन, वापस से नेफ्रॉन के अंदर, एंड बाय द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया, बाय द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया, pH बैलेंस इज मेंटेन्ड। क्लियर है, बहुत आसान तरीका है। हमारी बुक सिर्फ ये लिखती है कि आयनिक कंसंट्रेशन और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। कैसे, किसका रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है, किसका सिक्रीशन करा रहा है, ये तो आपने क्लियर किया ही नहीं। ठीक है, यहां क्लियर हो रहा है, बाय द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम, this tubule maintains the ionic balance, and by the reabsorption of HCO3 negative and secretion of hydrogen and ammonia, this tubule helps in maintaining the pH balance of the body fluid. क्लियर हो गया बच्चों, ये क्लियर है। ठीक है, चलिए अब एक चीज और मैं यहां पर बता देती हूं, PCT, दिस इज द साइट 1 फॉर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, PCT, दिस इज द साइट 1 फॉर रीअब्जॉर्प्शन। अभी मैं आपको एक डायग्राम भी बताऊंगी जिसमें रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों एक साथ मिला दूंगी मैं, थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर फॉर यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब इसमें। यस, नेक्स्ट जो ट्यूब्यूल है हमारे पास में, दैट इज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में 2 लिम्स होती हैं, कंसिस्टेड ऑफ 2 लिम्स। एक कौन सा वाला है, डिसेंडिंग लिम्ब, और दूसरा कौन सा वाला है, असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फंक्शन क्या है इसका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले? इट्स फंक्शन is to maintain the concentration in medullary interstitium, maintain the concentration in medullary interstitium। किडनी के मेड्यूला वाले पार्ट में कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखने का काम किसका है, लूप ऑफ हेनले का। ठीक, अब लूप ऑफ हेनले में हमने कह दिया देयर आर 2 पार्ट्स, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले।
descending limb is permeable only for water. Ascending limb is permeable only for ions. This is permeable only for water. This is permeable only for ions. ठीक है, देखो अब थोड़ा सा ड्रॉ करके देखें हम इसे। जैसे मैंने यहां बना दिया है, ये है हमारा हेनले लूप। हेनले लूप, ये हो जाएगा DLH और ये हो जाएगा ALH, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। हमने क्या कहा है, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर वाटर एंड असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर आयंस। तो डिसेंडिंग लिम्ब अगर वाटर के लिए परमिएबल है तो डिसेंडिंग लिम्ब से किसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वाटर का। सिर्फ वाटर निकलेगा और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्लियर है। असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर आयंस, तो बाहर क्या आएंगे, यहाँ आयंस, यहाँ नीचे से। ठीक है, ये आयंस बाहर आ गए, रीअब्जॉर्प्शन हो गया। मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। क्लियर। असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर वाटर एंड असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर आयंस। क्लियर। अब एक चीज और देखिए बच्चों, जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे की तरफ में आ रहा है, वाटर बाहर आ गया। ठीक है, अब पीसीटी में जो कंसंट्रेशन होता है फिल्ट्रेट का, दैट इज 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। कैसे आया, ये होता है। ठीक है, पीसीटी में जो फिल्ट्रेट होता है उसका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के प्लाज्मा के कंसंट्रेशन के बराबर, यानी कि यहां पर फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना है, 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। कहां है ये, पीसीटी में। कहां पर इतना कंसंट्रेशन, पीसीटी में। ठीक, यहां फिल्ट्रेट आ गया डिसेंडिंग लिम्ब में, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन 400, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा, है ना। और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन 600, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन 800। मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फिल्ट्रेट कंसंट्रेशन 1000। मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फिल्ट्रेट कंसंट्रेशन 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। मतलब यहां मैक्सिमम कंसंट्रेशन शो हो रहा है फिल्ट्रेट का। ठीक है, नाउ असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर आयंस, तो यहां से आयंस का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, पानी तो पहले निकल गया, अब कुछ पानी तो बचा होगा, उसके अंदर से आयंस निकल रहे हैं। तो अब बताओ फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा, आयंस के निकलने पर कम होगा। तो आयंस बाहर निकले, फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन 1200 से कितना, 1000, और बाहर निकले, फिर कम हुआ 800, और बाहर निकले कम हुआ 600, और बाहर निकले कम हुआ 400, फिर कॉर्टेक्स तक जाते जाते कितना हो जाएगा फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन, 300। मतलब यहां और यहां फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन तो बराबर है। ठीक है, कॉर्टेक्स में फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन रहेगा 300, मतलब कम। मेड्यूला में फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन रहेगा ज्यादा। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और यहां इस जगह पर फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन हो जाएगा मैक्सिमम, दैट इज 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर्स। क्लियर है। ठीक, तो इससे हमने एक पॉइंट डिराइव किया। क्या डिराइव किया हमने पॉइंट, व्हेन फिल्ट्रेट मूव्स फ्रॉम cortex to medulla, its concentration increases, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर से 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, ये हो गया इसका कंसंट्रेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हेन filtrate moves from medulla to cortex, जब फिल्ट्रेट मेड्यूला से कॉर्टेक्स तक जाएगा तब इसका जो कंसंट्रेशन रहेगा वो बढ़े, कम होगा, फ्रॉम 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर टू 300
मिलीऑस्मोल्स पर लीटर, 1200 से 300 milliosmoles per liter. So on moving down in the nephron, filtrate concentration will increase. On moving up to the nephron, filtrate concentration will decrease. क्लियर हुआ बच्चों इतना? ठीक है, तो ये हमने देख लिया लूप ऑफ हेनले का फंक्शन. अब नेक्स्ट कौन सा पार्ट आएगा यहां पर लूप ऑफ हेनले के बाद में? लूप ऑफ हेनले के बाद में आएगा डिसेंडिंग लिम्ब. सॉरी, डिसेंडिंग लिम्ब नहीं, डिस्टल convoluted tubule. Distal convoluted tubule. This is the site third for reabsorption. ठीक है, साइट थर्ड फॉर रीअब्जॉर्प्शन. साइट सेकेंड कौन सी थी? लूप ऑफ हेनले, है ना. यहां पर लिख देते हैं दिस इज साइट सेकेंड सॉरी फॉर रीअब्जॉर्प्शन. साइट सेकेंड फॉर रीअब्जॉर्प्शन, और अब हम देख रहे हैं साइट थर्ड फॉर रीअब्जॉर्प्शन. फंक्शन क्या है डीसीटी का, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज सिमिलर टू दी पीसीटी, मेंटेनिंग ionic concentration and pH बैलेंस. आयनिक कंसेंट्रेशन को मेंटेन करना और pH बैलेंस करवाना, ये इसका फंक्शन है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का. अब आयनिक कंसेंट्रेशन कैसे मेंटेन होगा और pH बैलेंस कैसे मेंटेन होगा, ये हम देखते हैं. ठीक है, डीसीटी is lined by simple cuboidal epithelium. किससे लाइंड है ये? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से. ये बना लिया हमने डीसीटी. क्लियर? ये हो गई सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. फंक्शन क्या बताया है हमने इसका? आयनिक बैलेंस और पीएच बैलेंस. ये आयनिक कंसंट्रेशन का बैलेंस, ये हो गया पीएच बैलेंस. कैसे करवाएगा? बाय रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. ये एरो बाहर आ जाएगा तो क्या शो करेगा? ये रीअब्जॉर्प्शन. ये भी क्या शो करेगा? रीएब्जॉर्प्शन. जो एरो अंदर की तरफ में पुट होगा ये क्या शो करेगा? सिक्रीशन. सिक्रीशन. क्लियर? वैसे ही स्ट्रक्चर बनाया है जैसा हमने पीसीटी में बनाया था. चलिए अब देखें किस चीज का सिक्रीशन और किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन. देखो सबसे पहले तो हम ये देखें कि डीसीटी से किस चीज का सिक्रीशन होता है और रीअब्जॉर्प्शन होता है. रीअब्जॉर्प्शन किन किन चीजों का होगा? आयंस. किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है? आयंस. आयंस मतलब NaCl. ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन हुआ किसका? आयंस का, NaCl का. और साथ साथ में HCO3 नेगेटिव. और किसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ? HCO3 नेगेटिव का. सिक्रीशन किसका हो रहा है यहां? सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया. इन चीजों का क्या हो रहा है यहां पर? सिक्रीशन हो रहा है. हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया. एक और इंपॉर्टेंट बात, डीसीटी shows conditional reabsorption of ions and water. अब मैंने क्या किया? आयंस की तरफ में ग्रेटर देन का साइन लगा दिया. मतलब डीसीटी से आयंस का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर.
तो डीसीटी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। कुछ कंडीशन लगा दी है हमने। क्या कंडीशन लगाई है? हार्मोनल कंडीशन लगाई है। ठीक है, देखो तो डीसीटी शोज कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। कुछ कंडीशन अगर आप दोगे तो ये रीअब्सॉर्प्शन शो करेगा। कौन सी कंडीशन दी? हार्मोनल कंडीशन। कौन सा हार्मोन दिया आपने यहां? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। कौन सा हार्मोन दिया? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जो मिनरल्स का रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा। मोस्ट कॉमन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरॉन। कौन सा है सबसे कॉमन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड? कौन सा है? एल्डोस्टेरॉन। तो यहां डीसीटी के ऊपर एक्ट कौन करेगा? एल्डोस्टेरॉन एक्ट करेगा। और एल्डोस्टेरॉन एक्ट करने के बाद में क्या करवाएगा? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ आयंस मोर देन द वाटर। आयंस का रीअब्सॉर्प्शन यहां से ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वाटर। क्लियर? तो ये है डीसीटी, इस तरीके से रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन करवाता है इन चीजों का। अब रीअब्सॉर्प्शन हो गया, सिक्रीशन हो गया, पर किस चीज का रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन आयनिक और पीएच बैलेंस करेगा? आई होप इतना तो बच्चों आप लोग सीख चुके हैं पीसीटी को देखकर। देखो रीअब्सॉर्प्शन किसका होगा? आयनिक बैलेंस बनाने के लिए आयंस का। तो वहां देखो आयंस कौन से लिखे हुए? NaCl लिखे हुए हैं। तो ये हमने बना दिया NaCl। NaCl का क्या हो जाएगा यहाँ? रीअब्सॉर्प्शन। पीएच बैलेंस किसके थ्रू होगा? पीएच बैलेंस होगा HCO3 नेगेटिव के थ्रू। तो यहां हो गया HCO3 नेगेटिव। ठीक है, तो बाय द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ NaCl आयनिक कंसंट्रेशन, बाय द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ HCO3 नेगेटिव पीएच बैलेंस। ठीक, अब सिक्रीशन किसका हो रहा है? सिक्रीशन आयन है यहां पर, तो आयन कौन सा आएगा यहां? देखो पोटेशियम। कौन सा आयन आया? पोटेशियम। और यहां पर पीएच बैलेंस के लिए क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। और दूसरी चीज क्या आ जाएगी? अमोनिया। एक एसिड और एक बेस। क्लियर? तो बाय द सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम डीसीटी मेंटेन्स द आयनिक कंसंट्रेशन, एंड बाय द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया दिस डीसीटी मेंटेन्स द पीएच बैलेंस। क्लियर है? ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा डीसीटी। ठीक है, चलिए अब साइड 4 पर चलते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें बच्चों, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है और थोड़ी थोड़ी सी चीजों को याद रखने की जरूरत है, आंसर अपने आप आ जाता है। ठीक है, चलिए 4 दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट, या फिर हम इसे कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। दिस इज साइट 4 फॉर रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, कौन सी साइट है? दिस इज द साइट 4 फॉर रीअब्सॉर्प्शन। अब फंक्शन क्या है इसका साइट 4 का? देखें, देखो एक तो इसका फंक्शन है टू मेंटेन द concentration of medullary interstitium। medullary interstitium के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना, एंड आयनिक एंड pH बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। आयनिक एंड pH बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। ये आयनिक और पीएच बैलेंस कैसे मेंटेन करवा रहा है? बाय सिक्रीशन, सिर्फ सिक्रीशन करवा के, बाय सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम। हाइड्रोजन और पोटेशियम का सिक्रीशन करके। हाइड्रोजन किसके लिए होगा? पीएच बैलेंस के लिए। पोटेशियम किसके लिए है? आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो by the secretion of hydrogen and potassium, this tubule helps in maintaining the ionic and pH balance. Clear? अब ये medullary interstitium के concentration को कैसे मेंटेन कर रहा है वो हम देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये मैंने बना लिया यहां पर कलेक्टिंग डक्ट।
collecting duct lined by simple cuboidal epithelium. ठीक है, यस एक तरफ लिख दिया अपन ने आयनिक बैलेंस, यस आयनिक बैलेंस, पीएच बैलेंस. ठीक, अब यहां क्या करवाना है, सिर्फ सिक्रीशन, तो ये सिक्रीशन के लिए एरो लगा दिया. बाय द सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड बाय द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन. तो ये तो मेंटेन हो गया आयनिक बैलेंस और पीएच बैलेंस, पर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन कैसे होगा? Collecting duct is the site 4 for reabsorption, site 4 for reabsorption, and it also shows conditional reabsorption. ये भी क्या शो करती है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन शो करती है. कौन सी कंडीशन दे रहे हैं हम इसको? हम दे रहे हैं हार्मोनल कंडीशन. क्या दे रहे हो आप इसको? हार्मोनल कंडीशन दे रहे हो. कौन सा हार्मोन दे रहे हो? हम हार्मोन दे रहे हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, कॉमनली कॉल्ड एज ADH एंड ऑल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन. ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH और वैसोप्रेसिन. एंटी डाययूरेटिक, डाययूरेसिस मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर. डाययूरेसिस मतलब लॉस ऑफ वाटर, वाटर का बाहर निकलना. एंटी डायूरेसिस मतलब लॉस ऑफ वाटर को रोकना, पानी को बाहर नहीं जाने देना. एंटी डायूरेटिक, एंटी टू द लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर को रोकना. तो ये क्या करेगा? वाटर का लॉस नहीं करवाएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा. सो दिस विल हेल्प्स इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. क्या करवा रहा है ये? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करवा रहा है. देखो, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी आया बाहर और पानी बाहर आएगा और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, दोनों तरफ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ. तो जैसे जैसे पानी का रीअब्जॉर्प्शन होगा वैसे वैसे फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा. एट द एंड जो भी यहां पर फिल्ट्रेट आएगा उस फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना होगा? 1200 मिली osmoles per liter, and this filtrate with the 1200 milliosmoles per liter concentration, this is our urine. यही क्या है? यूरिन है. क्लियर है? तो ये हो गई हमारी 4 साइट जहां पर हमने देखा रीअब्जॉर्प्शन किस चीज का हो रहा है और सिक्रीशन किस चीज का हो रहा है. एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी बच्चों मैं आपको. ठीक है, देखिए ये हमने कह दिया यहां पर कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन फॉर आयनिक बैलेंस एंड पीएच बैलेंस. ठीक है, एक चीज का और रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया, बट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया. बहुत लार्ज अमाउंट में नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट एंड passes into the thin ALH. और ये कहां चला जाएगा? थिन ALH में चला जाएगा. एंड अगेन pumped into filtrate by collecting duct. और उसे वापस से फिल्ट्रेट का पार्ट कैसे बना लिया जाता है? कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू. अब ये जो लाइन मैंने लिखी है इसमें आपको ये ऊपर वाला पोर्शन तो समझ में आ गया कि ठीक है, जैसे सारी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होता है वैसे कलेक्टिंग डक्ट से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है. पर ये जो आगे का है कि वो थिन ALH में जा रहा है, फिर
वापस से कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू वो हमारे फिल्ट्रेट का पार्ट बन रहा है। ये बात कुछ जम नहीं रही है ना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसका हमको बेटर एक्सप्लेनेशन चाहिए। बेटर एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं, ठीक है। देखो अब मैं आपको यहां पर बताती हूँ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के साथ में सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन दोनों चीजें, इससे हम पूरा स्ट्रक्चर भी सीख जाएंगे और सिक्रीशन किस चीज का हो रहा है और एब्जॉर्प्शन किस चीज का हो रहा है ये भी हम सीख जाएंगे, ठीक। देखिए ये बना लिया अपन ने बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में थिक पार्ट, DCT, and this is collecting duct. कलेक्टिंग डक्ट में दूसरे नेफ्रॉन्स के DCT ऐड हो रहे हैं, ये एक DCT, 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 ठीक है। ये बन गया हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। और क्या देखा था हमने, यहां ये ब्लड को लेकर आने वाली जो ब्लड वेसल है एफरेंट, ब्लड को लेकर जाने वाली जो है इफरेंट। लेबल करने की आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक। चलिए अब जो हमारा ग्रीन वाला पॉइंट है ये, इससे अपन क्या शो करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन। और जो हमारा ऑरेंज वाला पॉइंट है इससे अपन क्या शो करेंगे, सिक्रीशन। क्लियर, चलिए लेट्स स्टार्ट। साइट 1, यस ये हमने बता दिया, दिस इज अवर साइट 1। साइट 1 कौन सी अपनी, पीसीटी। पीसीटी से किन चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, पीसीटी के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है 100% ग्लूकोज प्लस 100% अमीनो एसिड, ये रीअब्जॉर्ब हो गया। फिर सोडियम आयन, इनका रीअब्जॉर्प्शन हो गया, सोडियम आयंस का, क्लोराइड, HCO3 नेगेटिव, इन चीजों का हो गया रीअब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन किस किस चीज का हुआ है ये भी हमने याद कर लिया है, सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। जब पीसीटी में फिल्ट्रेट आया तब पीसीटी में फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना था, 300 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर। कितना कंसंट्रेशन है यहाँ, 300 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर। क्या मैं इस कंसंट्रेशन को अगर बाहर लिख दूंगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैंने यहां क्या किया, बस ये जो फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन था इस फिल्ट्रेट के कंसंट्रेशन को मैं यहां लिख देती हूँ थोड़ा सा बड़ा, 300 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब ये फिल्ट्रेट जो है वो ट्रेवल करते हुए कहां आएगा, डिसेंडिंग लिम्ब में। क्या पढ़ा था हमने, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर वाटर। किसके लिए परमिएबल है वो, ओनली फॉर वाटर। दिस इज द साइट 2, साइट 2 लूप ऑफ हेनले। ये डिसेंडिंग पार्ट, ये असेंडिंग पार्ट। लूप ऑफ हेनले का ये वाला पार्ट कैसा है, दिस इज द थिन पार्ट ऑफ DLH, दिस इज द थिन पार्ट of ALH, this is the thick part of ALH, thin, thin and thick ALH, clear। Descending limb of loop of Henle is permeable only for water। जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे आता जाएगा वैसे वैसे पानी बाहर आता गया, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर, ठीक। अब यहां पर पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता जा रहा है,
ये हो गया कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन। जैसे जैसे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है डीएलएच से, तो यहां फिल्ट्रेट का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। 400, 600, 800, 1000, 1200 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल ओनली फॉर आयंस। किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा? आयंस का। रीअब्जॉर्प्शन हो गया आयंस का। आयंस, आयंस, आयंस एंड आयंस। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन हो गया। कंसंट्रेशन चेंज हुआ क्या? डेफिनेटली होगा। यहां कंसंट्रेशन आयंस के रीअब्जॉर्प्शन के बाद में 1000, 800, 600, 400, जैसे ही यहां पर थिक वाले पार्ट से रीअब्जॉर्प्शन होगा, ये थिक वाले पार्ट से भी अपन ने बता दिया रीअब्जॉर्प्शन हो गया NaCl का। यहां कंसंट्रेशन 300, क्योंकि अब तो कॉर्टेक्स में आ गए। तो फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेड्यूला कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट इंक्रीजेस, फ्रॉम मेड्यूला टू कॉर्टेक्स कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट डिक्रीजेस। अब ये फिल्ट्रेट कहां पहुंचा? डीसीटी में। डीसीटी साइट 3, DCT shows conditional reabsorption। क्या शो करेगी ये? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा? आयंस का ज्यादा होगा। यहां से बाहर निकाला हमने सोडियम क्लोराइड, आयंस का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन थोड़ा कम। आयंस का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम। किसी चीज का सिक्रीशन, यस, सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। क्या आप देख पा रहे हैं कि सोडियम अगर रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो पोटेशियम का सिक्रीशन हो रहा है। मतलब सोडियम और पोटेशियम कभी भी एक दिशा में मूव नहीं करते हैं, दोनों का ट्रांसपोर्टेशन ऑपोजिट होता है। सोडियम अगर अंदर से बाहर जाएगा, पोटेशियम बाहर से अंदर आएगा। सोडियम अगर बाहर से अंदर आ रहा है तो पोटेशियम जो है वो अंदर से बाहर जाएगा। मतलब दिस इज शोइंग द एंटीपोर्ट। क्या शो कर रहा है ये? एंटीपोर्ट। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा डीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब नेक्स्ट किस पर चलेंगे? कलेक्टिंग डक्ट पर। कलेक्टिंग डक्ट ऑल्सो शोज कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। ठीक, किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ज्यादा? वाटर का। वाटर, वाटर, अगेन वाटर। तो बहुत सारा पानी इस कलेक्टिंग डक्ट से हो जाएगा रीएब्सॉर्ब वाटर। ठीक है, इतना सारा वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब हो गया। क्लियर? अब हमने क्या पढ़ा था? कलेक्टिंग डक्ट से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का भी रीअब्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, यहां एक एरो मैंने ये लगा दिया, दिस इज शोइंग द यूरिया रीअब्सॉर्प्शन। क्यों मैंने अलग से बताया है? क्योंकि यूरिया स्पेशल चीज है, इसलिए अलग से इसका रीअब्सॉर्प्शन बता रही हूं मैं। ठीक है, यहां से देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज reabsorbed from the collecting duct and enter into the thin ALH। तो यहां से कौन जा रहा है? स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया is reabsorbed and enter into the thin part of the ALH and that will be pumped back into the medullary interstitium by the collecting duct। देखो क्या हो रहा है? कलेक्टिंग डक्ट में से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन हुआ। यूरिया जो है वो एंटर हो गया किसमें? NaCl, सॉरी, यूरिया एंटर हो गया थिन पार्ट ऑफ द ALH में। यहां से ये थिन पार्ट ऑफ द ALH से होते हुए थिक में आएगा, थिक से ये वापस DCT में आएगा, DCT से वापस CD में आएगा, CD से वापस कहां आ जाएगा? इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम कंसंट्रेशन। क्लियर? क्यों यहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को बाहर निकाला है? निकाला भी अगर था तो फिर वापस से क्यों भेज दिया? क्योंकि
यहां से हो रहा है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। जब तक आप इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम में यूरिया के थ्रू कंसंट्रेशन हायर नहीं मेंटेन करोगे, तब तक यहां से पानी कैसे बाहर आएगा? क्लियर है? ठीक, तो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए हमें यहां पर यूरिया को लाना बहुत जरूरी था, इसलिए हम यहां पर यूरिया को लेकर आए। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक, तो ये हमने देख लिया। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम शोइंग द सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन। क्लियर है? ठीक, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप प्लीज अच्छे से नोट कर लेना। हाँ, वन थिंग मोर, जैसे जैसे यहां पर वाटर के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो कंसंट्रेशन देखिए, यहां कंसंट्रेशन कितना 300, यहां आए 400, और नीचे आए 600, 800, 1000, 1100, यहां फाइनली 1200 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर, and this filtrate of 1200 milliosmoles per liter, this is called as urine। क्या है ये? यूरिन। क्लियर हो गया इतना? ठीक, चलिए अब एक बार हम इसकी रीडिंग लगा लेते हैं एनसीईआरटी से। देखिए, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। यस, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। फर्स्ट, proximal convoluted tubule, PCT is lined by simple cuboidal brush border epithelium which increases the surface area for the reabsorption। PCT जो है वो simple cuboidal brush border epithelium से lined है, जो reabsorption के लिए surface area को बढ़ा देती है। Nearly all the essential nutrients and 70 to 80% of the electrolytes and water are reabsorbed by this segment। ठीक, कितना रीअब्जॉर्प्शन होता है? 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है इस सेगमेंट से। PCT also helps in maintaining the pH and ionic balance of the body fluid by selective secretion of hydrogen ion and ammonia into the filtrate। ठीक है, by selective secretion of potassium also, पोटेशियम भी इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि पोटेशियम तो इंपॉर्टेंट है आयनिक कंसंट्रेशन के लिए, and by reabsorption of HCO3 negative from it। Clear? Henle loop reabsorption is minimum in its ascending limb. However, this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid। medullary interstitium में हायर कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए लूप ऑफ हेनले रिस्पॉन्सिबल है। और लूप ऑफ हेनले के किस पार्ट में सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन होता है? ALH में सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन होता है। Which part of nephron is involved in very less reabsorption? that is ALH। ठीक, देखो, और लूप ऑफ हेनले का फंक्शन क्या है? टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। The descending limb of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to the electrolytes। water के लिए permeable है पर electrolytes के लिए impermeable है। ठीक, this concentrates the filter as it moves down। जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। The ascending limb is impermeable to water। ascending limb impermeable है water के लिए but allows the transportation of electrolytes actively or passively। जो इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है यानी कि NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो असेंडिंग लिम्ब से एक्टिवली भी हो सकता है और पैसिवली भी हो सकता है। ठीक, therefore as the concentrated filtrate passes upward it get diluted due to the passage of the electrolytes into the medullary fluid। इसीलिए जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ में जाते हैं फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेड्यूला, वैसे वैसे फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, DCT, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर takes place in this segment। conditional hormonal condition रखी है अपन ने यहाँ पर। DCT is also capable of reabsorption of HCO3 negative and selective secretion of hydrogen and potassium ions and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in the blood। ठीक, तो हाइड्रोजन का, पोटेशियम का और अमोनिया का ये सिक्रीशन करवाता है टू मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम किस पर? DCT पर। ठीक, देखिए यही वाला डायग्राम मैंने आपको बताया है, बस थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बच्चों एक चीज यहां पर आप नोट कीजिए, यहां पर सोडियम भी बाहर, पोटेशियम भी बाहर, है ना, ये गलत है यहां पर थोड़ा सा। तो आप पोटेशियम वाले एरो को कर लोगे यहां, पोटेशियम का क्या हो रहा है? सिक्रीशन, क्योंकि सोडियम पोटेशियम तो दुश्मन है,
ये एक साथ एक जगह पर नहीं रह सकते। सोडियम अगर बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर आएगा, सोडियम अगर अंदर है, पोटेशियम नहीं रहेगा, बाहर जाएगा। क्लियर है? यस, तो यहां पर इन चीजों का रीअब्जॉर्प्शन और इन चीजों का सिक्रीशन, यहाँ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, वाटर एंड HCO3 नेगेटिव एंड सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम। ठीक, एक चीज और देखें यहां, ये दिखा, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, ये क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट इनटू द थिन पार्ट ऑफ द ALH। ठीक, अब कलेक्टिंग डक्ट देखें, दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला, कॉर्टेक्स से लेकर मेडुला तक। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन, इस रीजन से बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है। क्यों होता है? टू मेक द कंसंट्रेटेड यूरिन, यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए। दिस सेगमेंट अलाउज द पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, allows the passage of a small amount of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity. It also plays a role in maintenance of pH and ionic balance of the blood by selective secretion of hydrogen and by potassium. Clear है? तो हाइड्रोजन का सिक्रीशन, पोटेशियम का सिक्रीशन, इन सिक्रीशन की हेल्प से ये क्या करेगा? ये आयनिक बैलेंस और पीएच बैलेंस को मेंटेन करेगा। और यूरिया के रीअब्जॉर्प्शन से क्या करवा रहा है? ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम के कंसंट्रेशन को मेंटेन करवा रहा है। वाटर के लार्ज अमाउंट के रीअब्जॉर्प्शन से क्या करवा रहा है? ये यूरिन का कंसंट्रेशन करवा रहा है। क्लियर है? तो बच्चों, हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा, हमने यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस देखी और हमने देख लिया फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। ये तीन चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इन सब के बेसिस पर हम ये देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसे किया जाता है? अगर आप लोगों ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं समझा है, आप लोगों ने अगर यहाँ पर फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स नहीं समझे हैं, तो प्लीज इसके वीडियोस एक बार देख लीजिएगा और यूरिन फॉर्मेशन का वीडियो देखेगा। उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए तो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द काउंटर करंट। टिल देन, गुड लक।